किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 स्टेप का रूल होता है, क्योंकि आप याद कर रहे हो P = F.V तो आपको रिकॉल नहीं हो पाएगा कि पावर = फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब एक बार हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ते समय मार्क कर लिया, अब हम लोग को उल्टा चलना है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है ताकि मैं आपको एक फाइनल एग्जांपल दे पाऊं। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग दूसरी डाउट को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपने पूछा था कि भैया हमसे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्या करें। ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि मोस्टली बच्चे फेस कर रहे होते हैं, और इसीलिए फिजिक्स उनकी एक फियर की तरह उनके मन में बैठा जाता है कि फिजिक्स तो नहीं हो पाएगा भैया, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, आप हमें शॉर्टकट बता दो, हमें ट्रिक बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, जिसको करके हम चले जाए एग्जाम में, हमारे मार्क्स आ जाए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन तो नहीं बन रहे फिजिक्स में। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें वही हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अब होता क्या है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं नीट वाले, उनकी बायो स्ट्रांग रहती है, फिजिक्स उनकी वीक रहती है। अब मैं जितने भी बच्चों से बात करता हूं और उनसे पूछता हूं कि ऐसा क्या है कि आपकी फिजिक्स वीक है, वो कहते हैं कि भैया हमें फिजिक्स समझ नहीं आता है। ऐसे कम बच्चे हैं जो कहते हैं फिजिक्स समझ नहीं आता है। बहुत बच्चे जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भैया हमें फिजिक्स तो समझ आता है लेकिन हमसे क्वेश्चन फिर भी नहीं बनते। तो इन दोनों के लिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर आपको फिजिक्स समझ ही नहीं आ रहा है तो सबसे पहली चीज तो आप अपना टीचर बदलो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आप अलग सर से पढ़ो या फिर MR सर से पढ़ो तो आप उन्हीं से पढ़ के सीखोगे। सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बस फर्क इतना पड़ता है कि किसको किससे समझ आता है। ठीक है, तो अगर आपको MR सर से समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि MR सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और अगर मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर जो अच्छा पढ़ाते हैं, बस है कि हर बच्चे को अलग अलग टीचर से समझ आता है। तो आप ऐसे टीचर को चूज करो जो कि आपको सूट कर रहा है, ठीक है, और उनसे पढ़ना स्टार्ट करो। जिनसे भी आपको समझ आए वो आपके लिए बेस्ट टीचर है। ये तो हो गई जिनको समझ नहीं आता है फिजिक्स, एकदम ही समझ नहीं आ रहा है इसलिए कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे वो ये कहते हैं कि भैया जब टीचर करवाते हैं तब तो हमें सब समझ आता है, हमसे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन जब हम खुद करने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो देखो, इसका सिंपल रीजन है जो कि आप बोलते हो कि भैया हमें अप्रोच नहीं आता है, तो हाँ यही रीजन है, क्योंकि आपको अप्रोच नहीं आता है क्वेश्चन का, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आपको अप्रोच क्यों नहीं आता है भैया, आपको कैसे अप्रोच डेवलप हुआ था। देखो, अप्रोच ऐसे डेवलप होता है कि जब भी टीचर क्वेश्चन कराए आप क्या करते हो, क्वेश्चन सर सॉल्व करें, आप बैठ के ऐसे देख रहे हो और सोच रहे हो हाँ मैं भी ऐसे ही करता। अगर आप ये सोचते हो ना तो आपको कभी भी आप अप्रोच डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी खुद ट्रेन ही नहीं किया अपने दिमाग को कि कैसे कोई नया क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना है। इसीलिए जब आप टीचर को देखते हो सॉल्व करते हुए तो आपको एक स्यूडो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं तो समझ गया, लेकिन जब आप खुद करने बैठते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं होता है। या फिर जब टीचर सॉल्व करते हैं तो उस समय आपको वैसे क्वेश्चन को करने का तरीका पता चल जाता है, लेकिन जब भी नया क्वेश्चन आता है तो आप उसको अप्रोच नहीं कर पाते हो। इसलिए बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि भैया हमसे क्लास में तो क्वेश्चन बन जाते हैं, DPP के क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन टेस्ट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जब कोई नया PYQ आता है वो नहीं बनता है, क्योंकि नया क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो आपने कभी सीखा ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको इस अप्रोच को डेवलप करना है जो कि आपको किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में हेल्प करेगा। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 स्टेप का रूल होता है जो कि एक यूनिवर्सल रूल है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसका रूल होता है कि देखो, क्वेश्चन आप रीड करो, रीड करने के बाद आप ये देखो कि क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है, फिर देखो क्या आपको दिया है क्वेश्चन में, और फिर सोचो कि मेरे को इस गिवन के हिसाब से क्या क्या पता है, ठीक है। और इस चीज को करने में जो चीज आपको हेल्प करेगी, जिसको मैं यहाँ कैटलिस्ट बोल रहा हूँ, वो ये है कि आपको हर एक चैप्टर के फॉर्मुलाज अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मुलाज ही याद नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। तो सबसे पहले तो आप जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो उसके फॉर्मुलाज को अच्छे से याद कर लोगे, चाहे आप अपने नोट से करो, मेरे शॉर्ट नोट से करो, कहीं से करो, लेकिन फॉर्मुलाज आपको हर एक फॉर्मुलाज किस कंडीशन के लिए वो फॉर्मुला अप्लाई होता है, किस केस के लिए अप्लाई होता है, उसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए उस फॉर्मुला के लिए। उसके बाद ही आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आप कहोगे कि हाँ भैया जो आपने अप्रोच बताया था वो काम कर रहा है। तो 3 स्टेप रूल फॉलो करना है, क्या पूछा गया है, क्या दिया है और क्या पता है, ठीक है। ये चीज हम लोग हर एक क्वेश्चन में लगाएंगे, और मैं यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है और देखो उसको ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चन तक जाएंगे, और लास्ट क्वेश्चन मैं खुद करके दिखाऊंगा, तो एकदम एंड तक बने रहना। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है वो ये है टाइप 1 क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड हो, और इसमें मोस्टली बच्चों को दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी इससे मैं आपको इन जो 3 स्टेप में मैंने बताया है उसको कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको यहाँ से सिखाते जाऊंगा। देखो, अब किसी भी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन में तो आपको सीधे सीधे ये गैस करना होता है कि कौन सा यहाँ पे फॉर्मुला सही से अगर मैं लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने उस फॉर्मुला को गैस कर लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसमें मैं आपको स्टेप्स बेसिकली सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको स्टेप्स अप्लाई करने हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया, ताकि आप आगे के क्वेश्चन में भी उसको अप्लाई कर पाओ। तो स्टेप 1 आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन पढ़ना, और क्वेश्चन को हमेशा पार्ट्स में पढ़ना है। कभी भी आपको क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ना है कि पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना है, पार्ट्स में पढ़ना है। पार्ट्स में पढ़ने का मतलब है ए पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी इतना, ये आपका पहला पार्ट हुआ। हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स उस पर लग रहा है। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई टू द पार्टिकल इज, ये आपसे पूछा गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ना है, पहला स्टेप। दूसरा, पढ़ते समय आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो भी दी हुई है उसको मार्क करना है। अगर आप बहुत बिगिनर लेवल पे हो और आप एकदम ही नहीं सोच पाते हो तो आपको ट्राई करना है कि मैं उसको लिख लूँ जो भी दिया गया है, गिवन में ये चीज़ दी हुई है, जैसे वेलोसिटी दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है,
और क्या पूछा है ये लिख सको। इससे आप इमेजिनेशन में आपको हेल्प होगा अगर आप बहुत बिगिनर लेवल पे हो। लेकिन इससे क्या है, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको अंडरलाइन पे ही आना होगा फाइनली। तो अगर आप थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाते हो तो आप स्टार्ट ही अंडरलाइनिंग से करो, क्योंकि एग्जाम में आप वही करोगे। तो आपको क्वेश्चन पार्ट में पढ़ना है। ए पार्टिकल मूव विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने अंडरलाइन कर लिया। हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, तो फोर्स इतना ही अंडरलाइन कर लिया। क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा हुआ है। ठीक है, ये तीन चीज आपने हाईलाइट कर ली। उसके बाद देखना है आपको कि क्या पूछा गया था मेरे से। तो क्या पूछा गया था, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया था। अब एक बार आपने इस क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 में उल्टा जाना है। अब आपको देखना है कि क्या पूछा था। तो क्या पूछा था, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा था। फिर आपको देखना है कि क्या क्या दिया है। तो मेरे पास फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सोचना है कि अच्छा ये पूछा है, ये दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा क्या फॉर्मूला सोच सकता हूं जो कि इन तीनों को लिंक करे। अब देखो, बहुत बच्चों को ये फॉर्मूला ऐसे रिकॉल नहीं हो पाता है कि ये दिया है, ये पूछा है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि पावर पूछा है, फोर्स और वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला लगाए। इससे आपको इमेजिन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्मूला याद करते हो तो आप ऐसे याद नहीं करते हो। आप फॉर्मूला याद करते हो कि पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ डॉट बी, और आप रिकॉल क्या करना चाह रहे हो कि पावर पूछा है और फोर्स और वेलोसिटी दिया है। तो कैसे फॉर्मूला, क्योंकि आप याद कर रहे हो P इज इक्वल टू एफ डॉट बी, तो आपको रिकॉल नहीं हो पाएगा कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल लेवल पे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाद में तो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप ट्राई करो कि आप फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में देखो कि अच्छा P पूछा है, F और V दिया हुआ है। तो जैसे आप ये बोलोगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा हाँ, P F B तो एक फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू एफ डॉट बी, और वो दिमाग में जैसे स्ट्राइक करेगा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास F है ही, V है ही, डॉट प्रोडक्ट आपको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन, और कैसे आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जो कि है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी आपके दिमाग में आए, जिनको लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन मोस्टली जो आते हैं वो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करेक्ट फॉर्मुला जो भी उसमें लग रहा है वो सोचना पड़ता है। उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा डबल करने पे, ट्रिपल करने पे, ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर मैं आपको पढ़ता हूँ तो पहला स्टेप है पार्ट्स में पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो गॉस लॉ की बात हुई है, एक की टर्म है तो मैंने हाईलाइट कर लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है क्लोज सरफेस से। ठीक है, तो मैंने 3 कीवर्ड्स जो मेरे को थे वो मैंने हाईलाइट कर लिया। तो क्या पार्ट्स में मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, गिवन को मैंने हाईलाइट कर लिया, और तीसरा चीज़ है कि क्या पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उन्होंने मेनली पूछा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए उन्होंने पूछा है कि किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ सरफेस पे, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पे, ये सारे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। अब आपको सोचना है कि देखो क्या बोलता मैंने, अब उल्टा सोचेंगे, क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है, और गिवन कुछ दिया हुआ है ऐसा है नहीं। तो फ्लक्स के लिए मेरे को क्या, जब भी आपको ऐसा कुछ दिया ना हो एग्जाम में कि अच्छा इससे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, तो आप सीधे सीधे जो भी चीज़ दी हुई है उसके बारे में सोचोगे कि यहाँ पे फ्लक्स बोला है, तो फ्लक्स से मुझे क्या पता है। तो फ्लक्स के लिए मुझे जो फॉर्मूला पता है वो है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बस इसी फॉर्मूला से सोचना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स डिपेंड कर रहा है आपके चार्ज इनक्लोज्ड पे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि एरिया ऑफ सरफेस से डिपेंड करता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, हाँ ये तो है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। शेप ऑफ सरफेस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप बाकी क्वेश्चन भी करते हो कि साइज बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ठीक है, तो आपको पता भी रहता है। तो बाकी फॉर्मुला से कैसे सही ऑप्शन तक पहुंचो मैंने आपको बता दिया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मेनली फॉर्मुला से ही अप्रोच करना होता है, बस आपको करेक्ट फॉर्मुला जज करना है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग देखना है कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करता है नहीं करता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देखनी होती है। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, जो कि सिंपल फॉर्मुला बेस्ड ही होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनमें कुछ चेंज करना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि सिंपल फॉर्मुला बेस्ड ही होते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन के हिसाब से कोई चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमने आंसर जो निकाला वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको मैच करवाने के लिए हम लोग उसमें कोई चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, वो हम लोग इसमें करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना था, हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना था, क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ना था। तो पढ़ते हैं। इफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, तो क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने मार्क कर लिया, ऑफ रेडियस आर, ठीक है, उसका रेडियस दिया हुआ है आर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, जो कि आर जो है वो रेडियस से पता है, मतलब वो स्फीयर के बाहर का बोल रहे हैं, वो जो पॉइंट है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो पूछ रहे हैं, और बोला है कि जो V यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है वो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, तो मतलब V जो यहाँ पे वो क्या है, सरफेस पे जो स्फीयर के पोटेंशियल होगा वो है। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि मेरे से पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को स्टार्ट से पीछे तक पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, क्वेश्चन को स्टार्ट से एंड तक पढ़ लेना होता है। अब जब हम लोग अप्रोच करने जाएंगे तो हम लोग को देखना है कि क्या पूछा है। हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E पूछा है, क्या दिया हुआ है, तो ऐसा कोई खास चीज दी नहीं हुई है। हमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें ऐसे पॉइंट पे निकालना है जो कि स्फीयर से बाहर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ऐसे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमें पता है वो क्या होता है, KQ/R² होता है। अब ऐसा तो हमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो मतलब हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे चेंज करना होगा कि हमें यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए ऑप्शन में वो मिल जाए।
अब आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में देखना है कि क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है और क्या नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आर है, एक कैपिटल आर आया हुआ है, एक वी एक्स्ट्रा आया हुआ है, और स्मॉल आर स्क्वायर तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब आर स्मॉल आर तो रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा, तो आपको के और क्यू कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपको किसी तरह के और क्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा और क्वेश्चन में क्या है। तो आपको दिख रहा था क्वेश्चन में एक वी दिया हुआ था। वी क्या है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कैसे लिखते हो, आप लिखते हो के क्यू बाई आर। तो आपने दूसरा पॉइंट लिख लिया। अब इसके थ्रू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में कहीं भी की और क्यू नहीं है। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन करना होता है किसी भी क्वेश्चन में, ऑप्शन देख के कि ऑप्शन में क्या प्रेजेंट नहीं है, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे के क्यू हम लोग इस पॉइंट से निकाल लेंगे, जो कि आएगा वी इंटू आर, और इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका सही आंसर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो कि फॉर्मुला बेस्ड हो या नॉर्मल हो और आपको वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़े, तो आपको समझ जाना है कि मेरे को यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि इक्वेटिंग से स्टार्ट होता है। मतलब उसमें हम लोग को किसी भी चीज को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हम लोग को स्टार्टिंग में कुछ चीज इक्वेट करना होगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो कैसे करना है, पहले क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ना है। तो क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ते हैं। द फोर्थ ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स मिल गए, फोर्थ ओवरटोन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, अंडरलाइन भी करते हुए चलना है। इज सेम एज the third overtone of an open pipe. The ratio of the length of closed pipe to the length of open pipe is. तो अब एक बार हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ते समय मार्क कर लिया। अब हम लोग को उल्टा चलना है। पूछा क्या हुआ है, तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप बाय लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ये पूछा हुआ है हमसे। फिर हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है एक फोर्थ ओवरटोन की बात की गई है और थर्ड ओवरटोन की बात की गई है, और बोला है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब जो ये रेशियो पूछा था, हमें देखना है कि अच्छा रेशियो, जैसे हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो हमें डायरेक्टली फॉर्मुला उसका पता था। हमें गॉस लॉ के बारे में बात किया था, तो गॉस लॉ का डायरेक्टली हमें फॉर्मुला पता था। क्या हमें इस लेंथ को निकालने का कोई फॉर्मुला पता है? तो नहीं, ऐसा कोई फॉर्मुला नहीं पता है। कि जब भी ऐसा हो कि आपसे जो पूछा है उसके बारे में आपको कोई डायरेक्टली नॉलेज नहीं है, तो आप क्वेश्चन में जो एक पॉइंट दिया होगा वो आपको ढूंढना है। इक्वेटिंग वाले क्वेश्चन में कुछ दिया होगा ये इसके इक्वल है, उसी पॉइंट से स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन को। वही आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली फॉर्मुला नहीं यूज हो रहा है, तो आप देखो कि और क्या दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक इक्वलिटी की बात की गई कि ये इसके इक्वल है, तो हम लोग वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब हमें पता है कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए अगर किसी भी ओवरटोन के लिए फॉर्मुला अगर लिखना है तो वो ऐसे लिखते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फॉर्मुला होता है वो होता है 2n+1, जो कि n यहाँ पे ओवरटोन है, v/4 इंटू लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, ये फॉर्मुला उसका होता है। तो जब आप इसमें सॉल्व करोगे, n यहाँ पे क्योंकि फोर्स बोला हुआ था तो 4 रखोगे तो सॉल्व होकर 9v/4 LC आएगा। LC यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप है। वही ओपन ऑर्गन पाइप की देखोगे तो उसके लिए ये फॉर्मुला बनता है। ये सब आपको ऑलरेडी याद रखना है, और फिर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा। बोला गया था कि ये दोनों जो है इक्वल है, तो आप यहाँ पे इक्वेट कर दोगे। मैंने बोला था वहीं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ देखो कि हाँ, यहाँ तो मेरा सब कट जा रहा है और मेरे को लेंथ का रेशियो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे कटवट करोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपका लेंथ का रेशियो मिल जाएगा। अब बहुत बच्चे यहाँ गलती क्या कर देंगे, LO/LC निकाल देंगे और आंसर 8/9 दे देंगे, जो कि ऑप्शन में है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो 9/8 है। तो इसको जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। जब भी इक्वेट वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये मैंने आपको चौथा टाइप का क्वेश्चन दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी फिर से हम लोग अप्रोच लगाते हैं। पहला क्या रूल है कि हमें क्वेश्चन को पार्ट में पढ़ना है। तो पढ़ते हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, मास 250 ग्राम इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया गया है इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.7 टेस्ला है। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी। तो क्या पूछा है? तो एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, पार्ट्स में उसको अंडरलाइन कर लिया। अब हमें देखना है कि क्या पूछा है। तो हमसे पूछा है करंट, तो हमें निकालना क्या है? I = क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था लेंथ, मास, मैग्नेटिक फील्ड और करंट पूछा था। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था ऊपर, कि आप फॉर्मुला याद करते समय याद करते हो कि F = IBL sin थीटा, लेकिन जब क्वेश्चन करने पे आता है तो आप पढ़ते हो उसमें फोर्स है, करंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो आपको रिलेट नहीं कर पाते हो। तो आपको हमेशा उसके फिजिकल क्वांटिटी को जो भी है उसके टर्म्स में बोलना है। तो आपको यहाँ बोलना है कि मुझे I निकालना है, B दिया हुआ है, L दिया है, M दिया है। जैसे आप बोलोगे ना IBL, आपको याद आएगा अच्छा फोर्स = IBL sin थीटा कुछ होता था, वही यहाँ पे लगने वाला है। ये आपके दिमाग में क्लिक करेगा। ठीक है, ये चीज बहुत यूनिक चीज है, आपको शायद ही पहली बार सुनने मिल रहा होगा, तो इसको अप्लाई करके देखना बहुत फायदेमंद है। तो जैसे आपको क्लिक करेगा, आपको यहाँ फिर दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे बोला है कि सस्पेंड किया गया। तो क्योंकि यहाँ पे सस्पेंडेड लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, मतलब कि ये एयर में इक्विलिब्रियम में होगा, इस पे नेट फोर्स 0 होगा। मतलब कि जितना फोर्स ग्रेविटी इस पे लगा रहा होगा नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऊपर लगा रहा होगा ताकि इक्विलिब्रियम पे रहे।
तो मतलब कि हमें कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक फोर्स को ग्रेविटी के फोर्स के इक्वल रखना है, मतलब कि IBL sin थीटा इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा क्योंकि थीटा की बात एक तो की नहीं है, ऊपर से यहाँ पे साइन 90 होता है परपेंडिकुलर, इसलिए 1 हो जाएगा। तो IBL इज इक्वल टू mg रखोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालोगे। करंट पूछा था यहाँ पे, ठीक है। बस इसमें ध्यान के रखना है, ऐसे क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन अप्रोच करोगे तो आपसे गलती होगी। क्यों? क्योंकि आप यूनिट कन्वर्जन नहीं करते हो हमेशा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ था तो आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना था, तभी आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तब आपका आंसर सही आएगा। अब आगे चलते हैं और फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है आपको, जिसमें क्या करना होता है कि एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ता है, तभी आप आंसर निकाल पाते हो। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपने रूल के हिसाब से चलते हैं। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? ए सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस 81 ओम। तो एक वायर ए है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 81 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बी ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, कीवर्ड्स है, हाईलाइट करो, बट ऑफ डायमीटर थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए विल बी। ठीक है, तो मतलब क्या पूछा हुआ है, अब हमें क्या पता करना है कि क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे RB पूछा हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ था कि वायर ए का रेजिस्टेंस 81 ओम है और वायर बी जो है वो सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो सेम मटेरियल का क्या मतलब होता है? रेजिस्टिविटी सेम होना, ठीक है। तो रो यहाँ पे सेम हो गया और लेंथ भी सेम है। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट यहाँ पे डायमीटर है, जो कि जो बी का डायमीटर है वो ए के थ्राइस है, मतलब कि 3 टाइम्स है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको सोचना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं। तो निकालना क्या था? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला पता है आप ये सोचोगे। आपके दिमाग में 2 फॉर्मूला आएगा, एक आता है R इज इक्वल टू V/I, एक आएगा R इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखता है कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन में आपको दिखता है कि अच्छा V और I तो है नहीं, तो मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना हो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, लेंथ है, एरिया है वगैरह, हम लोग मतलब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको क्या करना होगा, थर्ड स्टेप पे चलना है जो कि है वैल्यू पुट करना। तो RA इज इक्वल टू ρL/A, यहाँ पे रो और L तो दिया नहीं था और वो दोनों में सेम है तो कट ही जाएगा, तो उसको वही रहने दोगे। एरिया रखना, तो एरिया क्या रखोगे? अब क्योंकि यहाँ पे डायमीटर की बात की है तो एरिया को आप डायमीटर के फॉर्म में लिख लोगे, जो कि हो जाएगा पाई d/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि πr² होता है एरिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर एक 4 आ जाएगा और πd² बच जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हो। सेम RB के लिए लिखोगे, तो RB के लिए जब लिखोगे तो ρL ये तो सेम रहेगा क्योंकि रेसिस्टिविटी सेम है और लेंथ सेम है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया हुआ है। बस जो डायमीटर है वो 3 टाइम्स था, तो यहाँ पे 3d का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9d² आ जाएगा। उसके बाद आपको करना था क्या? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का एक और आसान तरीका क्या होता है कि आप दोनों को डिवाइड कर दो। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो भी आप वही चीज़ करते हो जो आप सब्स्टिट्यूशन में करते हो, और डिवाइड करने में टाइम आपका ज़्यादा बचता है। तो आप एडवांस लेवल पे यही करने वाले हो, तो इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो सब यहाँ पे कट जाएगा जो भी कटने वाला चीज़ है। ठीक है, और आपका आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब भी कोई 2 चीज़ को कंपेयर करना पड़ेगा, जहाँ पे एक का दिया होगा दूसरे का निकालना होगा, तो उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हो जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन या फिर डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, कैसे आपको फॉर्मुला तक पहुंचना है वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया हुआ है। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आएगा कि क्यों फॉर्मुला याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि E0 एंड μ0 आर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या है बता दिया गया है। इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ ए मीडियम आर 2E0, मतलब ये मीडियम का बता रहे हैं, वहाँ पे फ्री स्पेस का बताया था, एंड 1.5 μ0 रिस्पेक्टिवली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी। तो सबसे पहले देखना है कि ये मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन को, फिर अंडरलाइन भी कर लिया जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखना है क्या पूछा है। तो मेरे से यहाँ पे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब μm हमसे पूछा हुआ है, तो मेरे को सोचना है कि अच्छा ये पूछा हुआ है, इसके लिए मेरे को कौन सा फॉर्मुला पता है। तो मेरे को पता है कि किसी भी मीडियम का अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो फॉर्मुला है c/v, जहाँ पे c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, v उस मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे जाओगे कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे c तो है नहीं, c तो वैसे पता रहता है, यहाँ पे v नहीं है। v नहीं मतलब हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो कि यहाँ पे जो भी गिवन है उसके फॉर्म में आ पाए, मतलब हम लोग को c और v को जो गिवन है उसके फॉर्म में लाना होगा। तो अगर आप दिमाग चलाओगे थोड़ा सा और, तो आपको याद आएगा हाँ c और v हम लोग μ0 और E0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। किसमें पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे आपको याद आएगा कि c को हम लोग ऐसे लिखते हैं और v को ऐसे लिखते हैं। तो जब आप इन दोनों को यहाँ पे पुट करोगे तो आपका कुछ ऐसा फॉर्मुला बन के आएगा, और फिर आपको पता है कि μm दिया हुआ है, em दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और μ0 E0 तो वही था जो रखोगे यहाँ पे, और सब कैंसिल आउट हो जाएगा और सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो चीज़ आप सोचे थे क्या पूछ दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा और μ0 E0 दिया हुआ है, इस तरीके से आप अप्रोच करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको स्टेप वाइज चलना है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया लगातार हर क्वेश्चन में करके। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। फिर से यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है ताकि मैं आपको एक फाइनल एग्जांपल दे पाऊं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ो, एक एक रूल को सोचेंगे और उसको फॉलो करते जाएंगे। तो पहला पार्ट हम लोग फॉलो करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 मिलीएम्पियर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है बता दिया गया है। इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर
जिसका कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड, ये बता दिया गया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस dV by dt मस्ट बी, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या पूछा हुआ है, तो dV by dt हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या बोलता है कि जब आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो अब आप उल्टा चलोगे कि क्या पूछा हुआ है, तो पूछा है मेरे से dV by dt। अब मैं सोचूंगा क्या मैं इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जानता हूँ इस केस के लिए, तो कैपेसिटेंस के लिए मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पाया जहाँ पे मैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय टाइम निकाल सकूँ। तो मतलब मेरे को फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ से प्रोसीड नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने बोलता है कि जब भी आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन में ही आगे जाना है, तो वहाँ पे कोई एक ऐसी लाइन होगी जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। जैसे अगर इक्वेट वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पे कुछ इक्वेट के लिए दिया होगा, ठीक है। कोई दूसरी चीज़ अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक डायरेक्टली पता था तो आपने वहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन को। वैसे ही इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हुई है, ठीक है, और कैपेसिटेंस है, तो मैं कुछ यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो ID होता है और वो किसके इक्वल होता है, कंडक्शन करंट के। और मेरे को पता है कि कंडक्शन करंट कितना होता है, dq by dt होता है। अब मेरे को दिख रहा है कि अच्छा dq by dt, लेकिन यहाँ पे चार्ज की तो कोई बात की नहीं है, यहाँ पे करंट दिया हुआ है और मतलब मेरे पास ID है लेकिन मेरे पास चार्ज नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं चार्ज को किसी तरह इसके फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे v आ जाए, c आ जाए, क्योंकि मेरे को v चाहिए मेनली। तो मेरे को याद आता है हाँ q इज इक्वल टू CV होता है, तो मेरा CV आ जाएगा, v भी आ जाएगा, तो मैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा dCV by dt, जहाँ पे मैंने q को सब्स्टिट्यूट किया। अब मेरे को पता है कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगा जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो c बाहर आ गया, तो ये बच गया क्या, dV by dt। और ये क्या मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने ID लिखा हुआ है, तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना दिया होता है, 2 मिली एम्पियर। तो मैंने क्या बोलता कि यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना है आपको, तो ये लिखोगे आप यहाँ पे 2 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, इज इक्वल टू c कितना दिया हुआ था, देख लो c दिया हुआ था 4 माइक्रोफैराड। तो फिर से यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना होगा, 10⁻⁻6 लिखोगे, और dV by dt आपसे पूछा हुआ था, तो ये यहीं पे रहेगा, बाकी सब आप कैंसिल करोगे तो 2 से यहाँ पे कट गया 2 टाइम्स, 10⁻³ से कट गया 10⁻³ जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे वापस अच्छे से, तो dV by dt जो आएगा वो आएगा आपका 1/2 × 10⁻³ ये नीचे आ गया। जब सॉल्व करोगे, मैंने स्टेप में करके दिखाऊँ ताकि आपको समझ आए। 10⁻³ ऊपर गया, 1/2 हो गया आपका 0.5, तो 0.5 × 10⁻³ आ रहा है। ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे कोई आंसर पावर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है, dV by dt आपका आ गया 500 वोल्ट पर सेकंड, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सेकंड। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो कैसे मैंने हर एक रूल को अप्लाई किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये मैंने आपको दिखा दिया लाइव आपके सामने सॉल्व करके, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, चाहे वो कैसा ही क्वेश्चन हो। हल्का सा ट्विस्ट हो सकता है, हल्का सा कभी कभी आपको इमेजिनेशन करना पड़ सकता है, एक अलग से ड्राइंग बनाना पड़ सकता है अच्छे से समझने के लिए। बाकी मेन जो क्रक्स है किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का वो यही तरीका है, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या मैं जानता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इतने डिटेल में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा यूट्यूब पे, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इस चीज़ को जो मैंने सिखाया है ये आप इसी तरीके से अप्लाई करो अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में, और आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा। और इंप्रूवमेंट अगर दिखे तो कमेंट करके बताना, ताकि बाकी लोगों को भी भरोसा हो कि हाँ ये जो मैंने बताया वो सही में काम करता है। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।